प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार स्वामी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वर्क एट होम के अंतर्गत लेक्चर सीरीज आयोजित की गई है। उसी के अंतर्गत मैं ये एक लेक्चर आज अपलोड करने जा रहा हूं। यह विषय है EE 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका नियमित अध्यापन मैं आपको करवाता रहा हूं। इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक है इल्यूमिनेशन, और इस इल्यूमिनेशन चैप्टर में जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब एक टाइटल है। तो इसी टाइटल के अंतर्गत फ्लोरेसेंट ट्यूब की बनावट, सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली पर आज हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब की जो बनावट है वो चित्र में दर्शाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है एक ट्यूब है। जो ये ट्यूब दिखाई गई है, ये ट्यूब फ्लोरेसेंट ट्यूब है। इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड ये और ये इलेक्ट्रोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड टंगस्टन के बने हुए होते हैं तथा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इमिटिंग मटेरियल का लेपन किया हुआ होता है। इसके अतिरिक्त इस ट्यूब के अंदर जो है आर्गन गैस और मरकरी की फ्यूम्स होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक बैलास्ट होती है जिसे दर्शाया गया चित्र में 2 नंबर से, और बैलास्ट के साथ में एक स्टार्टर लगा होता है। ये आपने ट्यूबलाइट घरों में अक्सर देखी है, ये स्टार्टर लगा हुआ है, और इसके संपूर्ण कनेक्शन जो है इसमें दर्शाए गए हैं। स्टार्टर के साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए लगाया जाता है। और एक कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग में और लगा हुआ है, नंबर 5। ये जो है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए लगाया जाता है। तो ये तो रही इसकी बनावट। अब हम इसके सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे। जब इस ट्यूबलाइट को पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है, जैसे ही हम ट्यूबलाइट को पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, तो जो इसके दोनों इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के पार्श्व में 230 वोल्ट अपीयर होती है, और यही वोल्टेज जो है स्टार्टर के दोनों सिरों पर भी अपीयर होती है। स्टार्टर के सिरों पर जब ये 230 वोल्ट अपीयर होती है, तो स्टार्टर में एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है। यह बाईमेटेलिक स्ट्रिप गर्म हो जाती है। जैसे ही बाईमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होती है, तो गर्म होकर के ये जुड़ जाती है। जब बाईमेटेलिक स्ट्रिप जुड़ जाती है, तो अब जो है धारा जो है वो दोनों इलेक्ट्रोड में से बहनी आरंभ हो जाती है। जब दोनों इलेक्ट्रोड में से धारा बहना आरंभ करती है, तो ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे गर्म होना आरंभ करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोड गर्म होना आरंभ करते हैं, इसी समय के दौरान जो है बाईमेटेलिक स्ट्रिप के अक्रॉस वोल्टेज शून्य हो जाता है। वोल्टेज शून्य होने के कारण ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप ठंडी होकर के पुनः अलग हो जाती हैं। जैसे ही बाईमेटेलिक स्ट्रिप अलग होती हैं, तो ये पावर सप्लाई जो है यहाँ पे जो आ रही थी, जो करंट की कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक होती है। करंट की कंटिन्यूटी ब्रेक होने के कारण अब जो वोल्टेज जो 230 वोल्ट था वो इसके अक्रॉस है। इस वोल्टेज के साथ में जो विद्युत वाहक बल चौक में जो उत्पन्न हुआ है वो भी इसमें जुड़ जाता है। तो इस समय जो है ट्यूबलाइट के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लगभग 1000 वोल्ट अपीयर होता है, और इस 1000 वोल्ट, यह जो 1000 वोल्ट जो है, ये जो पाथ है इसको ब्रेक कर देता है। दोनों में आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो आयोनाइजेशन है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से किसी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, परंतु इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में जब ट्यूबलाइट की आंतरिक सतह पर जो फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की गई है वह आती है, तो उसके मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड हो जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल एक्साइट होकर के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यह जो प्रकाश है इसका नेचर जो है फ्लोरेसेंट मटेरियल की प्रकृति पर निर्भर करता है। डिफरेंट कलर जो है हम डिफरेंट फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग करके अलग अलग कलर का प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब इनके बीच में आयोनाइजेशन स्टेब्लिश हो जाता है, तो जो स्टार्टर का प्रतिरोध होता है वो इससे ज़्यादा होता है। अतः अब जो है करंट जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ही बहता रहेगा। अब इस समय इसका प्रतिरोध कम हो जाता है,
तो करंट जो है धीरे धीरे बढ़ना आरंभ कर देता है। तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए अब जो हमारी जो बैलास्ट है, जो चोक है, वो करंट लिमिटिंग रिएक्टर का कार्य करती है और करंट को निर्धारित सीमा में ही रखती है। यह जो ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट की में जो ये बैलास्ट लगी हुई है, इसके कारण जो चोक लगी हुई है, इस चोक के कारण इसका पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है और यह लगभग 0.45 से लेकर के 5 तक आ जाता है। इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसके पार्श्व में हम 2.5 से लेकर 4.5 माइक्रोफैरड का एक कंडेंसर लगाते हैं, जिससे कि इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो ये थी इसकी बनावट, सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली। अब जो ये जो ट्यूबलाइट जो है, इस फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट को हम फिलामेंट लैंप से कंपेयर करते हैं कि फिलामेंट लैंप और फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो है, इसमें को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसमें क्या खासियत है हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है ल्यूमेंस आउटपुट और वोल्टेज के बीच में संबंध। जो ऑर्डिनरी फिलामेंट लैंप होता है, इस ऑर्डिनरी फिलामेंट लैंप में वोल्टेज को अगर हम कम करते हैं तो ल्यूमेंस आउटपुट भी कम हो जाते हैं, जबकि जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट है, इसको अगर वोल्टेज को कम किया जाए तो बैलास्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वोल्टेज को कम नहीं होने देता, इसलिए इसके जो ल्यूमेंस आउटपुट है उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, नेचर ऑफ लाइट। जो नेचर ऑफ लाइट जो है, इनकैंडिसेंट लैंप या फिलामेंट लैंप जो है, उसकी जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो नेचुरल लाइट के जैसी होती है, जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूब की जो लाइट है वो नेचुरल लाइट जैसी नहीं होती। डिपेंड करता है फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग पे। जनरली दूधिया प्रकाश हमें इससे प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है ब्राइटनेस। जो फिलामेंट लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप से हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है, उसकी जो ब्राइटनेस जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब से प्राप्त प्रकाश की तुलना में ज़्यादा होती है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। फिलामेंट लैंप जो है उससे जो प्रकाश प्राप्त होता है उसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता, जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट जो है उससे प्राप्त प्रकाश में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। यह स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट अवांछनीय है, इससे आंखों में फटीग या थकावट उत्पन्न होती है। ल्यूमेंस आउटपुट पर वाट। इनकैंडिसेंट लैंप जो है उसका ल्यूमेंस आउटपुट, प्रति वाट ल्यूमेंस आउटपुट फ्लोरेसेंट ट्यूब की तुलना में कम होता है। यह सामान्यतः 8 से 10 ल्यूमेंस प्रति वाट तक हो सकता है, जबकि फिलामेंट लैंप है उसका 35 से 40 ल्यूमेंस पर वाट तक आउटपुट हमें प्राप्त होता है। इनकैंडिसेंट लैंप से अलग अलग या विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त करने के लिए इसका जो ग्लास जो है वो कलर्ड ग्लास का उपयोग किया जाता है, जिससे आपको अलग अलग कलर प्राप्त हो सकते हैं। जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूब में अलग अलग कलर प्राप्त करने के लिए अलग अलग फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग इनर साइड में करनी पड़ती है और उसी से हम विभिन्न रंग प्राप्त कर सकते हैं। हीट रेडिएशन। चूँकि जो फिलामेंट लैंप जो है वो उच्च तापमान पर कार्य करता है, अतः इसका हीट रेडिएशन अधिक होता है। इसी कारण से इसकी जो विद्युत ऊर्जा है उसका अधिकांश भाग जो है वो तापमान में परिवर्तित हो जाता है, तथा प्रकाश में परिवर्तन जो है, एनर्जी का प्रकाश में परिवर्तन फिलामेंट लैंप में कम होता है, इनकैंडिसेंट लैंप में कम होता है। जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है उसमें जो हीट रेडिएशन जो है कम होता है इनकैंडिसेंट लैंप की तुलना में। जैसे जैसे समय बीतता है, समय के बीतने के साथ में जो इनकैंडिसेंट लैंप है उसका आउटपुट जो है वो धीरे धीरे घटता जाता है, जबकि आउटपुट घटने की दर फ्लोरेसेंट ट्यूब में इनकैंडिसेंट लैंप की तुलना में ज़्यादा होती है। अब आता है इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक लागत। प्रारंभिक लागत जो है वो इनकैंडिसेंट लैंप की कम होती है,
जैसा कि आप जानते ही हैं मार्केट में जो है सामान्यतया 10 से 15 रुपए में जो है इनकैंडिसेंट लैंप उपलब्ध हो जाता है, जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूब की कीमत, केवल ट्यूब की कीमत ही जो है वो 40 से 55 रुपए के बीच में मिलता है। तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो इनकैंडिसेंट लैंप की कम होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब की तुलना में। अब आता है लाइफ। जो आपका फ्लोरेसेंट लैंप है, इसकी जो लाइफ है वो लगभग 1000 घंटे के आसपास मानी गई है। तो अगर आप एक बार फ्लोरेसेंट लैंप लगा देते हैं तो ये हम मानते हैं कि भाई 1000 घंटे तक ये चलेगा, जबकि इनकैंडिसेंट लैंप जो है 1000 घंटे चलेगा। जबकि फ्लोरेसेंट ट्यूब है, इसकी लाइफ जो है इनकैंडिसेंट लैंप की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा मानी गई है। अब चूँकि इनकैंडिसेंट लैंप जो है उसकी ल्यूमेंस आउटपुट कम होती है, अतः किसी एक परमिसिस को इल्यूमिनेट करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या में इनकैंडिसेंट लैंप की आवश्यकता होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब की तुलना में। अगर हम फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाएंगे तो हमें कम फ्लोरेसेंट ट्यूब की आवश्यकता होगी, जबकि इनकैंडिसेंट लैंप लगाएंगे तो हमें ज़्यादा ट्यूब लैंप की आवश्यकता होगी। तो आशा है मैं ये मानता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब है। इस फ्लोरेसेंट ट्यूब को जब हम पावर सप्लाई देते हैं तो पावर सप्लाई देने के साथ में ही करंट जो है, यहाँ पर वोल्टेज जो स्टार्टर है इसके अक्रॉस में वोल्टेज, पूरी वोल्टेज अपीयर होती है। इस समय कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा। जब वोल्टेज अपीयर होती है तो इसके जो बायमेटेलिक स्ट्रिप हैं ये दोनों जुड़ जाते हैं, जिससे इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इसमें धारा प्रवाहित, गर्म होकर जुड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा से ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ करते हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं इलेक्ट्रॉन इमिटिंग मटेरियल की कोटिंग से युक्त हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन का इमिशन आसानी से हो सके इनसे। जब ये गर्म हो रहे होते हैं इस दौरान जो है यहाँ पर वोल्टेज शून्य हो जाता है, अतः ये इलेक्ट्रोड जो हैं वो ठंडे होकर के पुनः अलग हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रोड अलग होते हैं तो 230 वोल्ट तो यहाँ पर अब पहले से था ही। बैलास्ट में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो इसमें जुड़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड के अक्रॉस लगभग 1000 वोल्ट उत्पन्न होता है। यह वोल्टता पर्याप्त होती है इनमें आयोनाइजेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। इनमें आयोनाइजेशन एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्टार्टर के प्रतिरोध से कम होता है, अतः जो परिपथ जो है यहीं से पूर्ण हो जाता है। और चूंकि इसका प्रतिरोध कम हो जाता है तो कम प्रतिरोध के कारण करंट का मान समय समय बढ़ना आरंभ हो जाता है। करंट का मान ना बढ़े इसलिए ये जो बैलास्ट है, जो कि ये जो चोक है जो शुरुआत में इसको स्टार्ट करने का कार्य करता है, एक बार स्टार्ट होने के पश्चात ये करंट लिमिटिंग रिएक्टर का कार्य करता है, जिससे कि जो धारा है वो ट्यूबलाइट में निश्चित मान के भीतर रहती है, या यूँ कहे कि नियंत्रित रहती है। ये स्टार्टर है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है ये रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से एक कंडेंसर या कैपेसिटर पावर सप्लाई के इसके पार्श्व में जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है पावर फैक्टर इंप्रूव करने का कार्य करता है, क्योंकि इस चोक के कारण ट्यूबलाइट का जो वर्किंग पावर फैक्टर है वो 0.45 से 0.5 तक कम हो जाता है, जिसे इम्प्रूव करने के लिए हम इसके पार्श्व में 2.5 से लेकर 4.5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगाते हैं, जो कि इसके पावर फैक्टर को 0.95 तक बढ़ा देता है। आशा है आपको इस ट्यूबलाइट की कार्यप्रणाली समझ में आई होगी। धन्यवाद।